गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे आपका आजकल आपकी क्या चल रही है, उत्तराखंड वन दरोगा की सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्या है आपका जो आपकी 10th क्लास का चैप्टर था अम्ल क्षार और लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हम क्या है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब तो पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम 5-5, 10-10 हर रोज। और साथ ही साथ हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने जो भी ये पढ़ा है तो देखेंगे आपने कितना ही सही किया। तो इनको करने से पहले क्या है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन को सबसे पहले खुद करने की कोशिश करिए। और जब आप कर लें तो उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कि आपने कितने सही किए हैं कितने नहीं किए हैं ना। और जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाए गए हैं। जरूरी नहीं आपने यही देखनी है, आप खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। आपने किताब से पढ़ा है तो उसके बाद आप क्या करिए, पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपने कितने सही किए। हाँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है उनकी सारे के सारे क्वेश्चन यही समझ में, उनके जो डाउट है या जो समझ में है वो आ जाए। तो ठीक है, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पॉज करिए और खुद करिए, उसके बाद देखिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में डैश रंग देता है जबकि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में डैश रंग देता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है जो हमारे पास फिनोफ्थलीन होता है वो क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है और मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है। अब देखिए पहले समझते हैं जो फिनोफ्थलीन और जो मिथाइल ऑरेंज है ना, क्या क्या बताया मैंने आपको, फिनोफ्थलीन और ये क्या है आपका मिथाइल ऑरेंज, ये क्या होता है हमारे, इनको हम कहते हैं क्या है आपके इंडिकेटर। इंडिकेटर अर्थात सूचक है ना, मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि जो देख रहे हैं पहली बार वो उनकी समझ में आए। तो इनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर अर्थात ये क्या करते हैं, हमें इनको क्या कहते हैं हिंदी में सूचक, अर्थात ये क्या देते हैं, हमें सूचना देते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। किस प्रकार से देता है, अगर आपके पास मैंने एक लिक्विड दिया जो आपका बिल्कुल पानी की तरह दिख रहा है और मैंने आपको बताया कि आप बताइए कि भाई ये अम्ल है या क्षार है, तो आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी एक क्या लीजिए, इंडिकेटर लीजिए है ना, और आप इसको उस चीज में डालिए। और अगर ये अम्ल होगा तो इसका एक स्पेसिफिक कलर आएगा और क्षार होगा तो क्या आएगा, एक स्पेसिफिक कलर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो हमारा क्या होता है फिनोफ्थलीन होता है वो आपका क्या करता है, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, आपको गुलाबी रंग देता है। और जो क्या होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, आपका लाल रंग देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलो लेकिन कैसा होगा वो समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्या लिख रहा हूँ, आपका सूचक लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या लिख रहा हूँ, अम्लीय माध्यम में रंग कैसा रंग देते हैं और क्षारीय माध्यम में है ना, एसिड यानी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो देखिए मैंने आपको कई सूचक बताए थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, आपका लिटमस पेपर भी बताया था है ना। एक क्या बताया था मैंने, आपका लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर होते थे जो हमारे, वो भी क्या होते थे हमारे दो प्रकार के होते थे है ना। एक तो क्या होता था हमारे पास जो लिटमस पेपर होता था वो क्या होता था हमारे पास, एक तो लाल रंग का लिटमस पेपर होता था। तो जो लाल लिटमस पेपर होता था अगर हम उसको किसी अम्ल में डाल देते तो उसके रंग में क्या होता था, कोई परिवर्तन नहीं होता था है ना। उसके रंग में क्या होता था, आपका कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर को किसी क्षारीय माध्यम में डालते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था, आपका कैसा हो जाता था उसका रंग, कैसा हो जाएगा उसका रंग, बेसिक माध्यम में डालने पर कैसा हो जाएगा उसका, नीला हो जाता था। कैसा हो जाता था आपका, नीला हो जाता है। इसका उल्टा मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, आपके पास नीला लिटमस पेपर है ना। तो जब भी हम नीले लिटमस पेपर को कहाँ डालते थे, किसी अम्ल में डालते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था, आपका लाल हो जाता था। और जब भी हम नीले लिटमस पेपर को किसी क्षारीय माध्यम में डालते थे तो उसके रंग में क्या होता था, आपका कोई परिवर्तन नहीं होता था। उसके बाद मैंने आपको अगली चीज क्या बताई थी, आपका मिथाइल ऑरेंज है ना। तो अगली चीज क्या बताई थी मैंने आपको, मिथाइल ऑरेंज। तो जो हमारे पास क्या था, ये जो मिथाइल ऑरेंज था, जब भी हम क्या करते थे, इस मिथाइल ऑरेंज को जब हम क्या करते थे किसी अम्लीय माध्यम में डालते थे तो इसका रंग कैसा हो जाता था, आपका इसका रंग कैसा होता था, आपका लाल हो जाता था। ठीक है, जब भी मिथाइल ऑरेंज नामक सूचक था, जब भी हम किसको क्या करते थे, किसी अम्लीय माध्यम में डालते थे तो रंग कैसा हो जाता था, इसका लाल हो जाता था। ठीक है, और लेकिन जब भी हम क्या करते थे, इसको किसी क्षारीय माध्यम में डालते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था, आपका पीला हो जाता था। किस प्रकार का हो जाता था, पीला हो जाता था। ठीक है, जब भी हम क्या करते थे, मिथाइल ऑरेंज को किसी क्षारीय माध्यम में, क्षारीय लिक्विड में डालते थे तो उसका रंग कैसा हो जाता था, आपका पीला हो जाता था। अब इसी प्रकार हमने अगली चीज क्या बताया कि आपको फिनोफ्थलीन है ना, क्या बताया था आपका फिनोफ्थलीन। तो जब भी हम क्या करते थे, आपका फिनोफ्थलीन को क्या करते थे, किसी अम्लीय माध्यम में डालते थे तो उसका रंग कैसा होता था, आपका कलरलेस होता था। कैसा हो जाता था उसका रंग, रंगहीन हो जाता था है ना।
जो फिनोल्फथालीन होता है उसका एक खास रंग होता है, रेड कलर का होता है, लेकिन जब भी हम उसको क्या डालते थे, किसी अम्लीय माध्यम में डालते थे, तो वो क्या होता था, डिकलराइज हो जाता था, अर्थात उसका रंग बिल्कुल गायब हो जाता था और पानी के जैसे सफेद हो जाता था। लेकिन जब भी हम क्या करते थे, फिनोल्फथालीन को किसी क्षारीय माध्यम में डालते थे तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाता था, आपका गुलाबी हो जाता था। तो ये क्या है, आपके ये 4 इंडिकेटर हैं जिनको आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए पहला का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, फिनोल्फथालीन क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है, आपका गुलाबी रंग देता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, हमारा लाल रंग देता है। तो इसलिए हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं कि जो आपका लाल लिटमस पेपर होता है अम्ल में डालने पर क्या होता है, उसमें उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम क्षारीय माध्यम में डालते तो कैसे होता है, आपका नीला हो जाता है। और जब भी हमारा नीले लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं, किसी अम्लीय माध्यम में डालते तो कैसे होता है, आपका लाल हो जाता है। लेकिन जब उसे किसी क्षारीय माध्यम में डालते तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे हमारा मिथाइल ऑरेंज है, जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसी अम्लीय माध्यम में या अम्ल में डालते तो उसका रंग कैसा हो जाता है, आपका लाल हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में डालने पर पीला हो जाता है। और इसी प्रकार से फिनोल्फथालीन हमारा जब हम उसे किसी अम्ल में डालते तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो हमारा सही उत्तर होगा पहले क्वेश्चन का, ये क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा हमारा। अब आ जाइए आप उसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आपके पास कि अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहले चारों कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, पानी में मिलाने, अम्ल को पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अम्ल को पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होता है या हाइड्रोजन मुक्त होता है, परमाणु मुक्त होता है ना। दूसरा, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या देता है, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तीसरा क्या कह रहा है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, आपका लाल कर देता है। चौथा क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ना। ये निशान किस चीज का होता है, आपका गैस का होता है। तो देखिए अम्लों की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, सबसे पहले तो अम्लों की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, आपके जल में जाने पर H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। और आप अपना पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन परमाणु लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ आपके पास, हाइड्रोजन परमाणु। जबकि जो भी आपके अम्ल होते हैं वो जल में जाने पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं मुक्त करते हैं, बल्कि H+ आयन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं, आपका H+ आयन मुक्त करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पहला ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा। यानी यही हमें बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में यही कथन सही नहीं है कि वो क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, आपका पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स देते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं, वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अब देखते हैं बाकी ऑप्शनों को भी समझते हैं डिटेल में। दूसरा क्या कर रहा है, आपका मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करता है, आपका हाइड्रोजन मुक्त करता है। हाँ भाई, हाइड्रोजन क्या करता है, जो जितने भी अम्ल होते हैं, जब हमने आपकी अम्ल की अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या गुणधर्म पढ़े, तो हमने क्या पढ़े थे, जो भी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो देखते हैं हमारा ये हमारे पास क्या, हमारे पास मैग्नीशियम हम एक ले लिया, हमने क्या ले लिया, आपके क्लोरीन ले लिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, है ना। अब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जिसकी हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता कम होती थी, उसको हम पहले लिखते थे, और जिसकी ज्यादा होती थी उसमें बाद में लिखते थे। तो HCl में है ना, HCl में क्या हमारा हाइड्रोजन की क्या है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसलिए हमने क्या बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला, ना कि क्लोरोहाइड्रिक एसिड बोला। ये भी मैंने आपको समझाया था। जिसकी क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको पहले लिखते हैं, और जिसकी ज्यादा होती है उसको बाद में लिखते हैं ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ना कि क्लोरोहाइड्रिक एसिड कहते हैं। डिटेल में देखना तो आप जाके वीडियो देखिए। तो देखिए मैग्नीशियम क्या हो गया हमारे पास, धातु हो गया, और HCl क्या हो गया हमारे पास, एक अम्ल हो गया। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, इनका गुणधर्म, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और धातु का लवण बनाता है। तो जो आपके यहाँ पे धातु का लवण क्या बनेगा, आपके पास MgCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, आपका H2 गैस क्या हो जाएगी, आपकी मुक्त हो जाएगी, और आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चों के साथ मैंने क्या प्रॉब्लम देखी है, कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, सर कि कहीं पे तो आपका क्या आता है, आपके पास CuCl आता है ना, और कहीं पे क्या आ रहा है आपके पास MgCl2 आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि कहीं क्लोरीन 2 लिखा जा रहा है, कहीं 1 लिखा जा रहा है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।
कहीं क्या होता है आपका क्लोरीन 2 लिखा जाता है, कहीं क्लोरीन 1 लिखा जाता है। जैसे आपके यहाँ पे क्या HCl, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन केवल 1 आ गया, और यहाँ पे MgCl होना चाहिए था, लेकिन MgCl ना हो गया, MgCl2 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि आपकी वैलेंसी, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम क्या होता है आपका डाइवैलेंट होता है ना, मैग्नीशियम क्या होता है आपका डाइवैलेंट होता है ना। देखिए जब हम क्या करते हैं, हम समझेंगे, मैग्नीशियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका 12 होता है ना। और जब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो क्या हो जाता है हमारे पास 2 8 2 हो जाता है। कितना हो गया? 8 और 2 10 और 2 12। यानी जो इसका आउटर मोस्ट है, क्या इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके, पहले में हो गया आपके इसमें 2, इसमें 8, लास्ट वाले में कितने हो गए आपके 2 हो गए। तो अब देखिए क्या है आपका, ठीक है, इसमें कितने हो गए आपके पास 2 हो गए, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास कितने हो गए आपके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई भी चीज क्या होती है आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, और जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो स्टेबल कब होते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 8 होते हैं। तो अगर इसको अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो ये क्या कर सकता है, सबसे आसान क्या होगा इसके पास, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, या इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो बाहर वाले हैं उनको दे सकते हैं ना। 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए ज्यादा मुश्किल है, और 2 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए ज्यादा आसान है। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसको क्या करना है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये क्या करेगा, किसी और के साथ बना लेगा, है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपके 7 होते हैं, तो इसलिए 1 क्लोरीन 7 और 1 8 है ना। और यहाँ पे भी दूसरा क्लोरीन आएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। तो आप सीधा अभी बाकी डिटेल में देखेंगे। अब आप सीधा ये समझिए कि जो आपके मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए क्या आ जाता है आपके पास Cl2 आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें, जैसे NaCl है हमारे पास, है ना, अगर हम सोडियम की अभिक्रिया करवा देंगे किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सोडियम भी क्या आपकी एक धातु है, तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका NaCl प्लस H2 बनता है, NaCl प्लस H2 बनता है आपका, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास। अब देखो सोडियम का क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा। एक तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, केवल Cl आता है, अर्थात जितनी भी उनकी वैलेंसी होती है उतने नंबर में आपके जो चीज जुड़ रही है वो आती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो दूसरा है, दूसरा कथन भी क्या हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो भी क्या होती है हमारे पास अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये भी सही हो गया। और नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, यानी ये वाला भी क्या आपका सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो सूचक बताया था, तो क्या बताया था मैंने आपका, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं आपका लाल कर देते हैं। अब जो तीसरा ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं आपका CO2 गैस मुक्त करता है। जब हमने अम्लों की क्या पढ़ी थी, गुणधर्म पढ़े, तो हमने क्या देखा था कि अम्ल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो ये बात भी क्या हमारे पास सही है। तो चलिए देख लेते हैं, ऐसे भी जैसे हमारे पास क्या है सोडियम कार्बोनेट है, प्लस हमने क्या ले लिया HCl ले लिया, है ना। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे एक तो लवण बन जाएगा, दूसरा क्या बनता था हमारे पास, लवण बन जाएगा, हमारे पास क्या बन गया NaCl बन गया, लवण बनता था हमारे पास NaCl प्लस बनता था H2O प्लस CO2। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी क्या करते हैं अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, जैसे कार्बोनेट क्या होगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये हो गया हमारे पास Na2CO3, है ना। तो इसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता था हमारे पास लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस निकलती थी। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें हम, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है जब भी क्या होता है आपका, ठीक है, कि कोई भी धातु कोई भी अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है सॉरी, तो क्या देता है आपका पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, यानी ये वाला कथन भी सही होगा। अब हमें क्या बताना है कि इसमें गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पहला ही कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम आपके तीसरे क्वेश्चन के बाद, है ना, इस बात में आपके तीसरा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन अभिक्रिया के बाद लवण व जल देते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताई थी, ये आपसे क्या पूछ रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी मैंने। उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या देते हैं, केवल और केवल लवण और जल देते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे जो भी आपको चारों ऑप्शन देख रहे हैं, अर्थात आपने देखना कि इनमें कौन सा एक अम्ल है और कौन सा एक क्षार है। तो जो आपस एक अम्ल और एक क्षार होगा वही अभिक्रिया करके आपका केवल और केवल क्या दे, लवण और जल देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं।
ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा पहला होगा। ठीक है, इसका आंसर एक होगा, क्यों होगा वो आपको समझाता हूं मैं। चलिए पहले बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, फिर आते हैं हम ऑप्शन नंबर एक पे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी उदासीनीकरण यानी इसने क्या करा, लवण और जल। तो कौन देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है आपका लवण और जल। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर रहा है आपका मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया। तो यानी मैग्नीशियम क्या है आपकी धातु है और ये क्या है आपका अम्ल। और अभी अभी इससे पीछे मैंने आपको क्या बताया, जब भी धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या देते हैं आपका लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। क्या क्या देते हैं आपका लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या मिला आपके पास MgCl2 प्लस H2, है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 2 लग जाएगा। तो देखिए आपको क्या चाहिए था, लवण और जल चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिला यहाँ पे लवण और हाइड्रोजन गैस मिली। तो मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हमारा गलत है। तो अब आइए हम आते हैं आपके तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपके पास, तीसरा ऑप्शन में क्या कहा, सोडियम ऑक्साइड, है ना। यानी क्या होगा पास NaO प्लस H2O। तो यहां से भी आपको दिख रहा होगा क्या है आपका NaOH बनेगा, है ना। क्या बनेगा आपका NaOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका H2 हो जाएगा, है ना। तो यानी यहां से भी क्या मिल रहा है हमारे पास, क्या मिल रहा है हमारे पास लवण नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है हमारे पास NaOH, जो कि क्या होता है आपका देखो यहां से क्या बना आपका NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है आपका क्षार होता है, जबकि हमें क्या चाहिए लवण चाहिए। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अब तीसरा आइए आप जिंक कार्बोनेट, है ना। जिंक यानी जिंक ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस HCl। और अभी मैंने आपको ये बताया कि जब ये करेगा आपका अभिक्रिया तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे क्या क्या बनेगा आपका लवण भी बनेगा प्लस आपका जल भी बनेगा, लेकिन साथ में क्या होगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी। इससे पीछे वाले में समझाया था मैंने आपको, है ना। तो देखिए क्या होगा आपके पास ZnCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास देखिए ZnCl2 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास CO2। तो यहाँ पे क्या रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त हो रही है, अर्थात ये ऑप्शन भी क्या होगा हमारे पास गलत हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि मैं बता चुका हूँ कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर आपका क्या मिलता है लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सारी प्रॉपर्टीज है ना। तो यानी हमें कार्बन लवण और जल तो चाहिए था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास गलत हो गया। तो अब आते हैं हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। अब देखिए क्या आपके पास कॉपर ऑक्साइड है ना। तो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड यानी क्या हो जाएगा आपके पास CuO, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं डिटेल में। CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं हम एथेनोइक अम्ल से। एथेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं हम सिरके को, यानी एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। अच्छा अब देखिए आपको एक चीज पता लग रहा होगा, ये तो क्या होता है हमारे पास एथेनोइक एसिड वैसे भी लिखा हुआ आपके साथ साथ, यानी ये तो क्या है आपका एक अम्ल है। अब लेकिन जो हमारे पास ये देर का CuO, क्या ये एक क्षार है। अब आप सोचिए क्या है CuO एक क्षार है। हाँ बिल्कुल क्या है एक आपका एक क्षार है, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड यानी क्या होते हैं जो हमारे धातु के ऑक्साइड होते हैं ना। तो कॉपर भी क्या हमारे पास एक धातु और ऑक्साइड, यानी जब भी धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है तो कॉपर ऑक्साइड क्या हमारा एक धातु का ऑक्साइड है। और धातु का ऑक्साइड हमेशा हमारा क्या होता है क्षार प्रकृति में कैसा होता है क्षारीय होता है, यानी ये क्षार का काम करता है। और जितने भी क्या होते हैं हमारे पास अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी क्या होता है हमारे पास अधातु के ऑक्साइड होते हैं, सारे के सारे अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे अम्ल होते हैं, यानी किसका काम करते हैं आपका अम्ल का काम करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ डिटेल में, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा पहली बार यही देख रहे थे तो आपकी समझ में आ जाए, है ना। धातु के ऑक्साइड आपको ये चीज भी याद रखने की जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं प्रकृति में क्षार होते हैं। और जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे क्या हो गया आपका अधातु का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन क्या हमारे पास एक अधातु है ना। हाइड्रोजन ये भी क्या हमारे पास अधातु, तो ये सारे के सारे क्या होता है हमारे अम्ल का काम करते हैं, ठीक है। ये किसका काम करते हैं अम्ल का काम करते हैं। और धातु का ऑक्साइड जैसे कॉपर का ऑक्साइड हो गया आपका, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया आपका, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे क्षार का काम करते हैं। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे क्या होगा आपका अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है आपस में। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा लवण और जल बनेगा। तो देखिए अब लवण क्या बनेगा हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे लवण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉपर, सॉरी पहले का ढक्कन गिर गया, कॉपर एसिडेट बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका कॉपर एसिडेट। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा आपका Cu, ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास H2O हो जाएगा। तो ये बनता है हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास एक लवण है, इस लवण को हम क्या बोलते हैं कॉपर सेकंड एसिडेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं आपका जो लवण बना है यहाँ पे इसको बोला जाता है आपका कॉपर सेकंड एसिडेट,
एट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला, केवल और केवल लवण और जल मिला। अब देखिए हमें क्या करनी पड़ेगी, यह अभिक्रिया बैलेंस भी करनी पड़ेगी, है ना। कॉपर एक है, कॉपर एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो देखिए कितना होगा आपका CH3 2, CH3 ये होल ट्वाइस है ना, तो यानी CH3 2 हो गया, ये कार्बन 2, ये कार्बन भी 2, ये ऑक्सीजन भी 2, ये ऑक्सीजन भी 2, है ना। और हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। अर्थात जो इस तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, पहला वाला सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में सारे के सारे क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना हो। तो देखिए हमने आपके अभिक्रिया करवा के भी बता दी, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हमने की किससे की, एथेनॉल का अम्ल से की, तो हमारे क्या बना, कॉपर सेकंड एसीटेट, जो कि क्या आपका एक लवण है, साथ में क्या बना आपका पानी बना। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा उस तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि क्या पूछा हुआ के बाद केवल लवण और जल देगा। लवण और जल तो आपका जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी दे रहा था, लेकिन इसके साथ साथ क्या दे रहा था आपका, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त कर रहा था। और मैंने क्या बताया था आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके केवल और केवल लवण और जल देते हैं, है ना। लवण और जल के अतिरिक्त अगर कुछ और भी दे रहे हैं तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया में नहीं आता है ना। डिटेल के लिए पीछे वाली देखिए वीडियो, है ना। चलिए अब आते हैं आपके चौथे क्वेश्चन में। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न में से कौन लाल लिटमस को नीला करेगा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन लाल लिटमस को नीला करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है आपका, कौन होता है, अम्ल या क्षार। ठीक है, क्षार करता है भाई, कौन करता है आपका, क्षार। जब भी आप क्या करते हो, किसी क्षारीय माध्यम में अगर आपने लाल लिटमस पेपर डुबाया तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है आपका, नीला हो जाता है। अर्थात जो क्वेश्चन का लबोलुआब है वो ये है कि इनमें से क्षार कौन सा है आपका, आपको ये बताना है कि इनमें से क्षार कौन होगा। ठीक है, तो आप आइए एक एक करके समझते हैं कौन सा होगा आपका क्षार। ठीक है, तो देखिए जो क्या आपका विनेगर है ना, विनेगर, विनेगर यानी सिरका, जो सिरका का क्या होता है, ठीक है, विनेगर, विनेगर और सिरका में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको अंतर भी समझाता हूँ क्या होता है आपका विनेगर और सिरका में अंतर। ठीक है, देखिए तो जो एसिटिक अम्ल होता है हमारा यानी सिरका होता है, जो उसका क्या होता है आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट है ना, यानी डाइल्यूटेड एसिटिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं आपका विनेगर बोलते हैं। अर्थात जो आपका एसिटिक अम्ल अगर आपने उसमें पानी ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका विनेगर बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल यानी प्योर CH3COH। लेकिन जब आप क्या करोगे CH3COH यानी एसिटिक अम्ल में अगर आपने पानी मिला दिया तो जो ये बनता है आपका एसिटिक अम्ल और पानी का मिश्रण, इसको हम क्या कहते हैं आपका विनेगर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम विनेगर बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ आपका, क्योंकि ये विनेगर है और ये किससे बना हुआ आपका, जो आपका विनेगर है वो किससे बना हुआ, एसिटिक अम्ल से बना हुआ। अर्थात ये भी क्या होगा हमारे पास अम्लीय होगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास अम्ल होगा। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत हो जाएगा ऑप्शन, है ना, क्योंकि अम्ल तो करता नहीं है हमारा लाल लिटमस पेपर को नीला, है ना। अम्ल तो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब आ जाइए बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने आपको जब बेकिंग सोडा पढ़ाया था तो मैंने आपको बेकिंग सोडा का क्या बताया था कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते थे हम, हमारे पेट में जब क्या होती है एसिडिटी होती है ना, तो इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। अर्थात जो क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा है, इसमें क्या होता है आपका ये क्षारीय होता है। किस प्रकृति का होता है, ये क्षार प्रकृति का होता है ना, क्योंकि अम्ल को उदासीन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपकी क्षार की जरूरत होती है। और इसीलिए जब हमने इसका उपयोग पढ़ा था, इसका उपयोग में हमने क्या देखा था, बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड यानी जब पेट में एसिड बनता है तो उसको शांत करने के लिए, जैसे आप इनो वगैरह खाते हो तो वो सब उसमें जो यूज होता है एंटासिड होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, क्षार का प्रयोग करते हैं, यानी बेस का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो यहाँ पर बेकिंग सोडा होगा वो क्या कर देगा, आपके लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो जो हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा आपका बी। और जो हमारा क्या होता है, नींबू का रस होता है ना, तो नींबू का रस क्या होता है हमारे पास, नींबू का रस हमारे पास अम्ल होता है। इसका जो आपका पीएच बताया था मैंने आपको, कितना बताया आपका 2.3 या 2 से 3 के बीच में बताया था, है ना। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जैसे आप क्या पीते हो, कोको कोला वगैरह पीते हो, इन सबको क्या कहते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो इनमें किस चीज का प्रयोग होता है, आपका कार्बोनेट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इनमें कार्बोनेट का प्रयोग होता है ना, CO3। यानी इनमें क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो क्या होते हैं आपके अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति में होते हैं ना। जो क्या होते हैं आपके अधातुओं के ऑक्साइड ले लो आपने, चाहिए क्या लिया आपने,
कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया ना CO3, तो ये भी क्या है आपके पास अधातु का ऑक्साइड है ना CO3, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं ना। इनमें क्या होता है आपकी CO2 या CO3 होती है। अब CO2 या CO3 है क्या आपके अधातुओं के ऑक्साइड है, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है आपकी प्रकृति में अम्लीय होते हैं, है ना। तो इसका ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, उत्तर नंबर 2 बेकिंग सोडा, है ना। इसका उपयोग में भी मैंने आपको समझाया था। तो अब चलिए जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, बोतल ए में ऑक्जेलिक अम्ल और बोतल बी में क्या है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट विलयन है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास बोतल ए में क्या है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी। ए में क्या हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है ना, ए में क्या हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, आपको उसने साफ साफ लिखा हुआ एसिड, है ना। और बी में क्या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ना, क्या हमारे पास बी में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 है। अब देखिए क्या करा, अब हम दोनों विलियन में क्या डुबाया, हमने लिटमस डुबाया। तो इन विलियन को डुबोने पर रंग आएगा, लिटमस में कौन सा रंग आया, यानी जब आपने इसमें डुबोया तो कौन सा आएगा और इसमें डुबोया तो कौन सा आएगा। यानी ये तो क्या होता है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड, तो क्या आपका अम्ल है, जो ये होता है ये क्या होता है हमारे पास क्षार होता है, ये क्या होता है हमारे पास क्षार होता है। तो अब देखिए आपको, यानी एसिड इसमें तो कौन सा देना चाहिए आपको, लाल रंग देना चाहिए, और ये कौन सा देगा आपके पास, नीला देना चाहिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं आपको लाल और नीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ आपका, मैंने आपको बताया था, है ना, जब मैंने आपको क्या बताई थी यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया, तो मैंने आपको वहां पे कलर भी बताया था। मैंने क्या बताया था, जो आपका एकदम प्योर एसिड होगा, जो आपका क्या होगा हार्ड एसिड होगा, वो आपका लाल रंग देता है ना। और जो उससे कम होगा तो उसकी जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो धीरे 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 क्या होती है आपकी घटती जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा एकदम प्योर क्या होता है हमारे पास बेस होता है, तो कैसे दिखता है, एकदम वायलेट देता है ना, बैंगनी देता है। और जैसे जैसे आप पीछे पीछे आओगे तो कलर क्या होता है आपका थोड़ा थोड़ा फेड हो जाता है, ब्लू होता जाएगा, फिर ग्रीन ग्रीन इस तरीके से होता जाता है। और इसी प्रकार से जब आप क्या करते हो एसिड से, देखिए चलिए मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये क्या था हमारे पास, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो क्या आपका ये न्यूट्रल यानी जिसका पीएच कितना होगा आपका 7 होगा, वो क्या देता था वहां पे आपका हरा रंग देता था। और जिसका पीएच 0 है ना, जिसका पीएच 0, मैंने 0 पीएच भी डिटेल में समझाया था। पीएच 0 का अर्थ ये नहीं होता कि विलियन क्या हो गया आपका उदासीन होगा, पीएच 0 होने का अर्थ क्या हुआ आपका एकदम प्योर एसिड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एकदम प्योर एसिड होता था उसका रंग कैसा होता है आपका लाल होता था, है ना। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाते थे, जो एकदम जिसका पीएच कितना होता था आपका 14 होता था, उसका कैसा एकदम ग्रीन वायलेट होता था, एकदम कैसा होता आपका ब्लू या वायलेट होता था, है ना। तो अब जैसे जैसे हम इस तरफ से इधर जाते थे तो आपका रेड कलर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता था, फिर यहाँ पे क्या आता था आपका ऑरेंज आता था, रेड ऑरेंज आता था, ऑरेंज आता था, इस तरफ से आता था। क्योंकि अब ये अम्ल है आपका, तो यहाँ पे क्या आपका ऑरेंज की तरफ आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका इस तरफ जाने पर क्या होता है आपका लाल कलर धीरे धीरे क्या होता जाता है आपका धीरे धीरे फेड हो जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका पिंक होता था, फिर रेड पिंक होता था, फिर ऑरेंज होता था। इस तरफ से जब आप क्या करते थे यहाँ पे एकदम वायलेट, वायलेट से पीछे थोड़ा कम वायलेट, फिर ब्लू ग्रीन इस तरीके से होता जाता था हमारा कलर। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, जो ऑक्जेलिक एसिड यानी क्या हमारे पास एसिड है, तो एसिड कैसा देगा हमारे पास ऑरेंज रंग देगा, क्योंकि वो एकदम क्या स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड इस तरफ जाने पर क्या होता है आपका कलर थोड़ा थोड़ा रेड से हल्का होता जाता था, तो यानी ऑरेंज, है ना। मैंने बता रखा डिटेल में कैसे कैसे कलर आता है, आप पीछे जाके वीडियो देखिए। तो यानी ऑक्जेलिक एसिड कौन सा देगा आपका ऑरेंज देगा, और ये क्या है आपका एक बेस है, तो ये कैसा देगा आपका ब्लू देगा। हरा तो किसका होता है आपका, हरा तो आपका उस विलियन का होता है जिसका पीएच 7 होता है, यानी जो क्या होता है आपका उदासीन होता है। और हरा हरा तो उदासीन और नीला, है ना, यानी उदासीन तो होगा नहीं हमारे पास, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं, क्योंकि एक क्या आपके पास एसिड है एक बेस है। और हरा तो किसका होता है जिसका पीएच 0 होता है, यानी जो उदासीन होता है ना, ये वाला भी होगा नहीं। और देखो नीला और ऑरेंज, अब क्योंकि पहला वाला क्या आपका एसिड है, तो एसिड की तरफ तो आपका नीला रंग तो कभी भी नहीं आता है, नीला रंग आता है आपका हमेशा किसकी तरफ आता है आपका बेस की तरफ आता है, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं। हाँ अब आए हम पहला क्या ऑक्जेलिक एसिड, एसिड की तरफ ऑरेंज रंग आपका हो सकता है। अब जो बेस है बेस की तरफ क्या होता है आपका ब्लू वायलेट, और क्या होता है आपका पर्पल वायलेट होता है ना। इस तरीके से आपके कलर होते हैं। तो यानी जो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो आज हमने 5 क्वेश्चन किए, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही नहीं किए बल्कि इनके साथ हमने चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे आपके लिए अगले 5 या 7 क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस नेक्स्ट चैप्टर को भी हम क्या करेंगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए, और आपके जो भी साथी हैं जो आपकी वंदरों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो सेंड करिए, और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।